ऐसा भी हुआ था कि एक बार मेरी कलकत्ते की बंगाली मैगजीन में, स्पोर्ट्स मैगजीन में फोटो आई थी, मेरे पापा ने घर से निकाल दिया था मुझे। डिफरेंट बच्चे को बड़ा किया। करण तो छोटे से बड़ा किया, तो वो मेरे को जानता था। सर करण का एक मैच नडाल के साथ भी था, उसके बारे में कुछ बताइए। वॉर्म हुआ, शुरू हुआ, फिर मैच थोड़ा 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, फिर पब्लिक में डिफरेंस आना शुरू हो गया। फिर फाइनल में पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और ये पहला सेट 6 हार गया और फिर मेरे को बोल रहा है, मैं स्टैंड में बैठा, मैं तो आपकी तरह, मैं बोला अपनी तरह खेल ले भाई। जनरली मैं इनिशिएट करता था, लेकिन उस दिन जब नडाल के साथ मैच था, हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और अचानक में हंसने लगे। एक बार आप करण को यहाँ लेकर आए थे नेशनल्स खिलाने के लिए, तो आग लग गई थी उसके रूम में। तो भाई हमें ले गए, पूरी आर्मर्ड गाड़ी, चारों तरफ से आर्मी की वैन और एक बस हमारी जा रही सारे खिलाड़ियों को लेकर। और भाई सुबह भी फायरिंग चालू है, सारे प्लेयर निकल के भाग के आ रहे हैं। जो प्रोफेशनल प्लेयर की लाइफ है, लोगों को लगता है इसमें ग्लैमर है, बहुत इजी लाइफ है, बहुत कठिन लाइफ है। और रामनाथन कृष्णन से ले लो, रिसेंटली लिएंडर, महेश, सानिया, रोहन बोपन्ना अभी भी खेल रहा है, क्योंकि माइंडसेट हमारा अभी भी नहीं बदला है कि जो गोरी चमड़ी बोली तो आप सब कुछ सही है, हम जो बोल रहे हैं सब गलत है। सर वेलकम टू द होप कास्ट। थैंक यू। हमें बहुत खुशी है आप हमारे शो में आए। हमें भी अच्छा लगा आके आपके यहाँ, आपने हमें बुलाया। सर आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए। ऐसा आशा कि मैं बिजनेसमैन फैमिली को बिलोंग करता हूँ, कोलकाता से, और हमारे खानदान में कोई स्पोर्ट्स खेला नहीं। मैं बचपन से स्पोर्ट्समैन था, फिर टेनिस मैंने बहुत लेट खेलनी शुरू करी और मुझे पता था मैं बड़ा हो रहा हूँ, काफ़ी लेट मैंने 2021 में खेलना शुरू किया कि अब मैं टेनिस प्लेयर नहीं बन सकता। बट मैं एथलीट था, अच्छा खेलता था, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हर स्पोर्ट्स ही खेलता था और उसके लिए बहुत पनिशमेंट भी होता था घर में एक टाइम में। ऐसा भी हुआ था कि एक बार मेरी कलकत्ते की बंगाली मैगजीन में, स्पोर्ट्स मैगजीन में फोटो आई थी, मेरे पापा ने घर से निकाल दिया था मुझे। मैं बंगाल के लिए छोटा जूनियर खेला था बास्केटबॉल। अच्छा, हाँ, ऐसा कि क्यों? पढ़ाई पढ़ाई करो। मैं अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ता नहीं था, सिर्फ खेलता था, स्कूल बस मिस कर देता था, खेलना है बस, इसके लिए मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी। अच्छा। और फिर मैं इनफैक्ट अमेरिका जाके कोचिंग करने वाला था एक बड़ी एकेडमी में, तो समाव चीजें क्लिक नहीं करी और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। फिर मैं बोला नहीं, मुझे कोच बनना है, तो मैं एनआईएस गया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। चैलेंजिंग था, मेरे से बेटर बेटर प्लेयर कर रहे थे, पर समाव मेरे को, मेरे ब्रेन से या मेरे इंटेलिजेंस से या मेरे एफर्ट से उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। और शुरू में मुझे बहुत तकलीफ हुई वहाँ, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट और वहाँ पर साइंस सब पढ़ा रहे थे। पर धीरे धीरे मैं पढ़ना शुरू किया, समझ में आने लगी चीज़ें। पहले कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्लास में बैठा हूँ तो वो जो बोल रहे हैं बस लिखते जा रहा हूँ, फिर रात को आके उसको नोट करता था। और वहाँ एक चीज़ थी कि मैं एक बहुत, मेरे अगल बगल बैठे हुए हैं जो अच्छे प्लेयर बैठे हैं, कोई ओलंपियन बैठा हुआ है, कोई एलएनसीबी से पढ़ कर आया है, मुझे ना बायोमैकेनिक्स समझ में आ रही है, ना मुझे एंथ्रोपोमेट्री समझ में आ रही, कुछ नहीं आ रहा था। पर वहाँ जाके मुझे एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई कि मुझे साइंस जरूर पढ़ना है, जो पढ़ा रहे हैं, तो उसी से स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा आपका इंसान। रास्ता बन पाएगा। हाँ, क्लियर तो सर प्लेयर बनेगा। सर जैसे कि आपने बताया आप एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपने बताया कि आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे। अच्छा था। तो फिर आप इतनी लेट एज में आपने टेनिस शुरू की और पेरेंट्स मतलब चाहते, मतलब आपने बोला ना आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो गुस्सा नहीं करे आपने पे? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने कोई चीज़ के लिए रोका नहीं। घर वाले, बाकी लोग खानदान में सब बोल रहे थे, ये क्या काम करेगा, ये क्या करेगा। मैं दिल्ली में पढ़ता था, फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को मैथ्स में वीक था, मैं मैथ्स पढ़ना मुझे पसंद नहीं, और मेरे शायद ईगो पे लग गया कि यार मैं प्रीलिम्स पास नहीं किया, मैं और नहीं करना है मुझे। मैं बहुत पढ़ता था उस समय। और फिर उसके बाद मुझे एक्चुअली अमेरिका जाना था काम करने, जॉन न्यूकॉम एकेडमी, ग्रैंड स्लैम विनर के यहाँ। वहाँ भी कुछ एम्बेसी में इशू हुए मेरे, तो फिर नहीं गया। फिर मैं एनआईएस गया। पहले साल उन लोगों ने मुझे अंडर एज बोल के वापस भेज दिया। अंडर एज जल्दी? हाँ, नहीं, वो कहानी थी, उसमें भी कुछ कहानी थी, मैं नहीं उसको उखाड़ना चाहता, 30 साल पुरानी बातें हैं। तो फिर दूसरे साल गया। उस समय बड़ा टफ सिलेक्शन होता था, आपको रिटर्न देना पड़ता था, आपकी फिजिकल टेस्टिंग, आपके स्किल देखते थे, फिर आपको वाइवा देना पड़ता था, तो वो बहुत कठिन था उस समय। ओके। पर समाव किया। फिर वहां पे उसके बाद वहाँ मंडल कमीशन के इशू आए, जैसे वहाँ कुछ डिस्टर्ब था उसमें, पंजाब 1991 की बात थी, तो रिस्क था, पर मेरे को नशा था, मुझे करना है। शुरू में बड़ी तकलीफ हुई, मैं यूज टू नहीं था हॉस्टल लाइफ में। तो और मेरे रूम में भी बड़े, वहाँ भी हॉस्टल लाइफ में मेरे रूम में बड़े नियम थे कि मेरे रूम में कोई चप्पल पहन के जोर से आवाज नहीं करेगा, कोई वो सिगरेट और नशा नहीं करेगा। पर धीरे धीरे लोगों ने रिस्पेक्ट किया, फिर मैं कुछ लोग पढ़ा के हेल्प करा,
तो फिर धीरे धीरे करा, बहुत कुछ सीखने मुझे वहां पर मिला। लोग बोलते थे, मैं अपने कोचेस को भी बोलता था कि आप अगर मुझे डिग्री भी नहीं दोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, शायद मेरा अहंकार बोल रहा हो, लेकिन मैं बहुत कुछ सीख कर आया, कैसे जीना है, कैसे बच्चों को वो करना है, ये करना है। और नशा मेरा जुनून देख के उन लोग भी बोले ठीक है। तो फिर उसके बाद में ITF क्लिनिक काफी अटेंड किया वर्ल्ड में, मेरे नेफ्यूज को बड़ा किया, मेरी एकेडमी थी कलकत्ते में, उसको चालू किया। अच्छा। फिर मेरे माँ पिता जी ने, घर वाले ने, बड़ी माँ ने कभी भी रोका नहीं, इसकी जो खुशी है उसको करने दो। माँ पापा ने कभी मना नहीं किया, बोले ठीक है इसको जिसमें खुश है। तो सर 1991 में जब आप पटियाला गए थे तो आपने बताया कि वहाँ अब उस टाइम पे माहौल थोड़ा डिस्टर्ब था, ठीक था, बहुत खराब डिस्टर्ब था, था। बहुत खराब था, चैलेंजिंग था। लोग डरते थे, रात को बाहर नहीं निकलते थे कि, और यानी कर्फ्यू जैसा हो जाता रात को, अंदर भी कुछ ऐसे घटनाएं होती रहती थी, मेरे को कोई फर्क नहीं सर पड़ता। आपको डर नहीं लगता था कि इतने मैं मैं रात को निकल भी जाता था कई बार साइकिल लेके। अच्छा। हाँ, लोग बोलते थे भाई क्या होगा, जब मैं कुछ नहीं होना है, क्या होगा। लोग अच्छे थे, तब भी प्रॉब्लम थी, फिर भी लोग अच्छे थे। अंदर भी कुछ लोग उसको माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते थे कि ये वो, और मुझे ये पता है कि सबके विरुद्ध में आया हूं तो मुझे प्रूव करना, मुझे सीख के जाना, खाली हाथ नहीं जाना यहाँ से। एक जुनून था। जुनून था, बहुत पढ़ता था मैं रात को। मैंने, सब सो जाते, मैं फिर 12-1 बजे तक पढ़ता, फिर 4:30-5 बजे उठ जाता था। 3-4 महीने बहुत करा, फिर समझ में आई चीजें, कोशिश करी, और सीख तो अभी भी रहा हूँ। सर आपने कोलकाता से कोचिंग की शुरुआत की, तो उन मेमोरीज के बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखो, मैंने जब शुरुआत करी तो उस समय ये चलन था कि बड़ा प्लेयर नहीं तो बड़ा कोच नहीं हो सकता, कोई वैल्यू नहीं तो देते अभी थे। भी है सर। तो है, लेकिन अब चीजें बदल रही है, विदेशों में ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स बड़ा प्लेयर उसकी एडवांटेज है। आज जो विंबलडन खुद खड़ा होके खेल के वो एक्सपीरियंस देगा बच्चे को, मैं तो अपना देख देख के ही दूंगा ना, उसका फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। तो मुझे शुरू में तकलीफ हुई थी, पर मेरे क्लब ने सपोर्ट किया, और मेरी सिंसियरिटी देख के काफी कुछ करने लगा। मेरे नेफ्यूज तो उनको बड़ा करने लगा, तो वो परफॉर्म करने लगा, जो साइंटिफिक ढंग से उसको बड़ा करना शुरू किया। तो चैलेंज आप बहुत आए थे, और क्लब के इश्यू होते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और मेरे को ये था कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग था घर से, तो मुझे मेरे उसके फर्क नहीं पड़ता था मुझे। फिर वो इश्यू होते थे, इतना बॉइल्ड हुआ, फिर बॉम्बे चला गया था। बॉम्बे में भी मेरी काफी अच्छी मेमोरी, मैं तब जाना कि मेरी कितनी वैल्यू है, लोग कितने मेरे को, मैं कर सकता हूँ। मेरे को अपनी वैल्यू समझ में आई कि भाई लोग मेरे को चाह रहे हैं, मैं बच्चों को कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो उनको फायदा हो रहा है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट थे, लोगों को पैशनेट, मैं ऑब्सेस्ड हूँ, अभी मैं ऑब्सेस्ड हूँ। मेरे को कुछ भी अभी तक नशा है, बस जब तक नशा रहेगा तब तक हूँ, उसके बाद थैंक यू। तो बॉम्बे में भी काफी था, उसी वहीं पे उसी दौरान करण, मेरा प्लेयर करण रस्तोगी से मुलाकात हुई, छोटा था, तो काफी कुछ प्लेयरों को मैं जाना, बहुत कुछ सीखा। तो जब करण से आप मिले तो कितना 7-8 साल का था ओके, तो आप तब। स्टार्टिंग से ही करण को हाँ, करण खिलाता था, फिर उसके वो मैं दूसरे कोर्ट को संभालता था, पर वो बच्चा अच्छा मेरे को बहुत पसंद था, तो मैं उसको ज्यादा खिला देता था। तो इश्यू आते थे, और भी कई बच्चे थे जो काफी, एक तो इंडिया भी खेली है लड़की है, लोग काफी लोग मैं कराता था, तो मेरे सीनियर से गुस्सा हो जाते थे कि क्यों करना। बात भी सही थी भाई, उनका जितना टाइम है उतना ही करो, पर मुझे बच्चा पसंद है, मैं ज्यादा करा देता था। और इसीलिए मैंने सरकारी नौकरी भी ज्वाइन नहीं करी थी साई, कि मुझे बहुत जवाब पसंद नहीं है, मैं अपने ढंग से जीना चाहता था। मैंने डिसिप्लिन में रहना है, लेकिन बच्चा अच्छा है तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा कर दूं। तो फिर मैं कोलकाता आ गया था वापस। फिर 25 साल मेरी अकेडमी थी कलकत्ते में। कोविड के बाद मैंने अपने एक कोच को हैंड ओवर कर दी। मेरे पास एक समय में इंडिया से सारे बच्चे आते थे, काफी 100 बच्चे, 100 से ऊपर बच्चे थे मेरे। अच्छा सर, कोचिंग कैंप स्टार्ट करने का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? वही मैं कह रहा हूँ, बहुत चैलेंजिंग था ना। जब मैं शुरुआत करे, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो कोचेस, और मैं फ्रेशर था, जोश भी ज्यादा था, पूरे वो अप्लाई करना, भाई 40 मिनट वार्म अप करना है। लोग तो आए भाई बॉल मार के, उस जमाने में 91 में मैं बोलता था कि वार्म अप करो आधी घंटा, तो कुछ पेरेंट को पसंद नहीं आ रहा था, कब टेनिस खेलेगा, सिर्फ ट्रेनिंग हो रही, खेलेंगे कब। प्रॉब्लम आती थी, क्लब के सीनियर्स बोलते थे ऐसे नहीं चलेगा, पर मैं सुनता नहीं था, जिनको नहीं पसंद है चले जाओ। और उस समय ऐसा भी दिमाग था कि जो प्लेयर नहीं बने उसको नहीं खिलाना है। फिर सबने समझाया ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, और तुम कैसे गारंटी दे सकते हो प्लेयर बना दोगे। स्कूल में तो सब फर्स्ट नहीं आएंगे, सभी तो पढ़ेंगे। तो फिर चैलेंज तो मैंने पूरा करियर, मेरा कोचिंग जो एकेडमी, मेरी एकेडमी चलाता था, हमेशा ही चैलेंजिंग था। मेरी भी काफी गलतियां थी कि सबको लेके चलना है, मेरी तरफ से तो दुनिया चलेगी नहीं। तो काफी दिन मैं बहुत
मतलब अब वो चीज मैं करना नहीं चाहता हूँ कि मैं इसको संभालूं उसको संभालूं। अब जैसे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, मेरे को सिर्फ प्लेयर को देखना है। शालिनी जिसके जो एकेडमी है वो संभालती, मेरे को मेंटरशिप करनी है। वो आधा प्रॉब्लम 90% वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, जो खुद भी इतनी बड़ी प्लेयर थी, फेड कप कैप्टन थी इंडिया की। ओके, तो सर आप हमें अपने ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताइए जिन्होंने काफी अच्छा करा लाइफ में। देखो शुरुआत से जैसे मेरा नेफ्यू था हर्षित शर्मा, वो भी इंडिया में जूनियर में टॉप में ही था, 10 में था या 11 में था। उसने पाकिस्तान में फर्स्ट टूर्नामेंट भी जीता था ITF। तो उसके बाद काफी बच्चे खेले, बॉम्बे के काफी बच्चे टेनिस स्कॉलरशिप में गए उसके कारण। और ऐसे तो मैं काफी प्लेयर को खिलाया हूँ जो अभी आपके काफी कोच बने हैं, बट ज्यादा बच्चे मेरे जैसे डेविस कपर में 2 डेविस कपर का भी कोच अगर बोल सकता हूँ, ओके करण रस्तोगी, हर्ष मंकड़। ओके फिर मेरा और एक बच्चा ऋतुव्रत सरकार ब्रिक्स गेम्स खेला, वो तो अभी गया रिसेंटली। ओके तो और भी काफी प्लेयर को किया है, पर ज्यादा समय नहीं गुजारा तो उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ओके सर। करण और हर्ष मंकड़ के, करण के साथ तो काफी समय गुजारा है। हर्ष मंकड़ के साथ छोटा स्पैन था, करण एकदम रूकी था और हर्ष मंकड़ बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर था, उस समय अमेरिका में ही रहता था वो। तो सर वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? वही बहुत डिफरेंट बच्चे को बड़ा किया। करण तो छोटे से बड़ा किया, तो वो मेरे को जानता था। छोटे में उसको कई बार मैंने मारा भी है, पनिशमेंट भी दिया था, छोटा था तब भी। ओके कभी ये मैंने पॉइंट के लिए झगड़ा करना, गुस्सा करता था। एक बार उसको निकाल दिया था कोर्ट से मैंने, छोटे में। अच्छा रेफरी को बोला था निकाल दो इसको, आप नहीं निकालो मैं इसको निकाल दूंगा। उसके माँ बाप ने कभी सवाल नहीं किया अच्छा कि क्यों इसको पनिशमेंट दे रहे हैं। और बच्चे का भी इतना मेरे से अटैचमेंट था कि वो कुछ नहीं बोलता था। बड़े में भी कोई चीज के लिए जिद करा, समझा दिया, गुस्सा करता था, फिर मान जाता था। और हर्ष मंगड़ इतना एक्सपीरियंस था, उसको एक बार मैं एक चीज कोई चीज खाने के लिए मना किया, उसने सवाल कर दिया क्यों, हम्म क्योंकि वो उस समय ऑलरेडी एस्टेब्लिश था, डेविस कप काफी साल से खेल रहा था। हम्म और हाईएस्ट रैंकिंग उसकी वर्ल्ड में 220 थी, डबल्स में भी 100 था। हम्म तो बड़ा चैलेंजिंग होता था। और ऋतुव्रत के साथ और चैलेंजिंग था कि वो छोटे से बड़ा किया उसको, तो सुनता नहीं था। फिर बाद में कि घर के हो जाते हो ना, ये चैलेंजेस आते हैं सर। बहुत बहुत। अब मैं और मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है, मैं इतना पैशनेट हो जाता हूँ, मैं ना उसके सब कुछ करने खुद ही चाहता हूँ, पॉजिटिवनेस आ जाती है, वो गलती है मेरी। तो बच्चे को भी लगता है भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी मैं बोलूंगा किसी कोच को भी कि जरूर घुसो, बच्चे से अटैचमेंट लाओ, पर इतना ना हो कि आप पॉजिटिवनेस आ जाए, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आने लगता है। आप सोचते हो आप इस दुनिया बना दोगे, आप कोई कोच प्लेयर नहीं बनाता, सिर्फ वो बताता है उसको रास्ता दिखाता रास्ता दे। स्वामी विवेकानंद ने बोला ना कि बाहर का गुरु अंदर के गुरु को जगाता है, सिर्फ वही करना है। तो सही बात। बड़ा चैलेंजिंग था और बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, हम्म मजा आता है। और वो लोग अभी भी मेरे से बात करते हैं तो अच्छा लगता है। तो सर जैसे आपने बताया करण के साथ आपकी बहुत लंबी जर्नी रही, ट्रैवलिंग भी करते थे आप उसके साथ, तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था? जब वो छोटा था तो वो छोटे की एक चैलेंजिंग अलग थी। एक टाइम में उसके माँ, मेरे नेफ्यू को मैं बॉम्बे ले गया था कलकत्ते से लेके, वो उसके माँ पिताजी भी चाहते थे कि इसको भी रख लो आप। छोटा था, अच्छा करता था। छोटे में तो एक कुछ मेमोरीज थी, जो वो खेलना खूब पसंद करता, मैं खिलाता भी था उसको। फिर गलती करा, एक बार उसको निकाल दिया था कोर्ट से मैंने, जैसे आपको बताया रैकेट वैकेट, गुस्सा करता, पॉइंट चले जाते थे। बड़ा हुआ तो जब वो मुझे ऐसे टच था उसके मैंने पेरेंट्स से, बट जब वो मुझे मिला, फिर वो कुछ इश्यूज थे, तो उसके माँ बाप चाह रहे थे इसको वापस आप कराओ। तो बीच में छोड़ दिया था तो बीच में मैं कलकत्ता वापस आ गया था, और वो अच्छा कर रहा था। फिर ITF टीम और आईटा उसको सपोर्ट कर रही थी, ITF कर रही थी, मैंने सपोर्ट किया, आईटा वाले के थ्रू भी सिलेक्शन कोचेस, सीनियर कोचेस जा रहा था। फिर कुछ इश्यूज आए तो उसके माँ बाप चाहे कि मैं उसको टाइट करूं वापस। तो एक बहुत बड़ी स्टोरी हुई थी जब उसको डेविस कप में चाइना के अगेंस्ट में रिजर्व में था, तो मैं आया था उसको मिलने। तो मैंने उसके सामने कुछ शर्तें रखी थी कि उस समय वो मैंने चढ़ता सूरज था, तो अपने देश में तो उतने बच्चे जब आ रहे ऊपर तो सब भागते हैं उसके पीछे। तो मैं उसको बोला देख भाई कि मेरे को शायद तेरी ज्यादा जरूरत है, तुमको मेरी जरूरत नहीं है। कि बड़ा अब वो अच्छा खेल रहा तो उसके साथ मेरा नाम जुड़ेगा तो होगा, लेकिन मेरी शर्त नहीं मानेगा तो मैं नहीं काम करूंगा। मतलब आपने बोला कि क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लेयर बन चुके हो, तो मुझे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, लेकिन मेरी शर्तें हैं, मैं तभी काम करूंगा। हाँ, नहीं करूंगा।
मुझे उसको मेरी जरूरत नहीं, कोई भी बन जाता है, कोई भी उसके भाई, कोई भी बच्चा, अब आज अपने यहाँ कोई बच्चा अच्छा खेल रहा होता है तो उसके पीछे तो सभी कोई बनने तैयार है ना भाई। सही बात है। नाम जुड़ना, चाहे 2 दिन भी खिलाते हैं कोच बोलते मैं इसका कोच था। मैं तो बहुत प्लेयर को ऐसे खिलाया हूँ, इनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब तक बच्चा नहीं बोलेगा मैं कैसे लिखूं कि भाई मैंने इसको कराया है। सही बात तो इसको जब मैंने कुछ कंडीशन रखी थी, जैसे आप रूम में आके एक दूसरे की बातें नहीं करोगे, अगर किसी ने अच्छा किया है तो वो बताओगे, किसी की वो इसने ये गलत किया, ये किया, वो नहीं, नेगेटिव नहीं बात कुछ नहीं करेंगे। बोलेंगे आप। फिर मैंने उसको काफी चीजें चेंज करी, जैसे वो क्या करते थे कि मान लो 12 बजे मैच है तो 8 बजे उठ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैंने उसको सारे नियम बांध दी, इतने बजे सोना, इतने बजे उठना है, क्योंकि बॉडी क्लॉक ऐसी होनी चाहिए खिलाड़ी की कि आधी घंटे का गैप सिर्फ होना चाहिए। 9 से 9:30 सोना है तो 9 से 9:30 सोना है, 6 से 6:30 उठना है, 6 से 6:30 में उठना है आपने। तो उसको वैसे ही करके मैंने ढालना शुरू किया। फिर वो जब भी मेरे बहस कर योगा में डाला, उसको एकदम बैठना नहीं पसंद, प्राणायाम करना पसंद नहीं था। फिर मैं उसको बोलता था ठीक है मुझे तो नहीं आता ना, तू अपने गोरे को लिख ले कि एक मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ। सर हर चीज में एक डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, और ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज से प्लेयर अच्छे बन जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजों को साथ लेके चलना पड़ता है। जैसे आपने बताया कि योगा करता था, तो ऑब्वियसली उससे मेडिटेट मतलब आपका फोकस बहुत अच्छा होता है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है फोकस पे। तो यही है कि आपको कोच को बेटर पता होगा ना कि आगे इस चीजें अच्छी है मेरी ट्रेनिंग के लिए। नहीं वो तो है, लेकिन बच्चा क्या होता है बहुत बड़ा खेल लेता है, वो ऑलरेडी वर्ल्ड में 3-4 हो गया था, डेविस कप में आ गया था, काफी वर्ल्ड ट्रैवल किया वो। और उसको ये भी डर था कि अब ये मेरे को अब ना मार दे, हाथ उठा दे, ना गुस्सा कर दे। मैंने उसको इतना, मेरा उसका अटैचमेंट इतना था, उसको पता था अभी भी ये कुछ बोल सकते हैं सबके, और वो तो होता था। यहाँ भी 1-2 बार घटनाएं हुई थी। एक बार उसको किसी प्लेयर के, लेफ्टी के साथ मैच था, उसने एक प्लेयर को लाया और मैं गुस्सा करने लगा कि ऐसे किसी प्लेयर को लाया जो बॉल उड़ा रहा है, कोर्ट में रख नहीं रहा है, तेरे को वार्म अप करने के लिए मैं बुलाया। तो बोला आप बुला के लाते हो फिर आप चिल्लाते हो। और मैं ना रुकता नहीं था, मेरे कमी थी, मैं चिल्लाने लगता था उसके ऊपर। तो इट डजंट लुक गुड। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन उसके लिए कोई उसको पता है वो ऐसे ही है। फिर उसको ये पता था ना कि मेरे अच्छे के लिए करना चाह रही है बंदा। खाने भी टाइम, इतने टाइम में उठना है, इतने में ही चलना है, ऐसे ही करना है। और उसको अच्छा लगने लगा, उसको फर्क दिखने लगा अपने अंदर। ऐसे तो बहुत अच्छा था, बहुत हार्ड वर्किंग, मैंने इतना हार्ड वर्किंग मैंने आप सोच नहीं सकते हो। कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी ट्रेनिंग में, कभी गड़बड़ नहीं, ये नहीं वो नहीं। फिर उसको IMG अमेरिका ले जाते थे, उस समय हमारे यहाँ ट्रेनर उतने अच्छे नहीं होते थे। अब तो हमारे देश में टॉप मोस्ट फिटनेस ट्रेनर और सब कुछ बहुत आगे है देश। वहां ले जाते थे ट्रेनिंग कराने, हिटिंग के लिए। तो चैलेंजेस बहुत आते थे टूर्नामेंट में, कई टूर्नामेंट उसको पसंद नहीं आता था, कभी गुस्सा करता था, मैं उसको बहुत डांटता था बाद में। कभी गुस्से में रैकेट पटक दिया, वो मुझे पसंद नहीं था। तो ऐसे तो मैंने कोई अंत नहीं चैलेंजेस का। और हर रोज आपका हर बच्चे के साथ आप जब कोचिंग करोगे तो छोटे बच्चे के साथ नया चैलेंज आएगा, बड़े के साथ अपना चैलेंज आएगा। सर करण का एक मैच नडाल के साथ भी था, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। वो चेन्नई ओपन की बात है। करण का उसके पहला राउंड मैच था मिनड्रॉ में, पहला राउंड मैच था। थियागो एल्विस बोल के एक प्लेयर था, वर्ल्ड नंबर 93 था शायद, तो करण उसने 480 कितना, तो मुझे ठीक से याद नहीं है। तो लोगों को लगा भाई 93 के साथ वो ऐसे ही हार जाएगा, मैच उसका चल रहा है। फिर वो अच्छा करने लगा तो भीड़ बढ़ने लगी, पहले कोई नहीं देखने आ रहा था। और फिर वो जीता, उसको हराया उसने स्ट्रेट सेट में, और नेक्स्ट राउंड नडाल के साथ था। तो वो फिर हल्ला हो गया फिर दूसरे दिन। और एक दिन ब्रेक था तो करण भी बहुत नर्वस था, उसके दिमाग में पहले ही चल रहा था। वहां भी मैच में जो फर्स्ट राउंड वाला मैच में भी सेकंड सेट में जो उसके जीतने की पॉसिबिलिटी चल रही, उसके बच्चे के दिमाग में ही दौड़ने लगा कि अरे अगला सेट मेरे, अगला मैच मुझे नडाल के साथ खेलना है। तो वो थोड़ा नर्वस था। और इस प्लेयर को भी हरा रहा, फर्स्ट उसकी 100 प्लेयर के अंडर फर्स्ट 100 प्लेयर को पहली बार हरा रहा था। तो फिर वो चल रहा था। फिर वो दूसरे दिन उसको रिलैक्स था, मैं हमेशा तो खुश रखने की कोशिश कर रहा, बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहा था कि अच्छा खेलना है, जो करना है, जो भी होगा। तो मैच के पहले हमारे एक रूटीन थी कि वार्म अप के बाद, जब मैच के पहले वो जाता था, हम बैठ के बात करते थे दोनों, कुछ पॉइंट्स में लिखता था, उसकी बातें सुनता था। जनरली मैं इनिशिएट करता था, लेकिन उस दिन जब नडाल के साथ मैच था, तो हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं और अचानक में हंसने लगे। अच्छा। तो फिर भी हमने अपने तरफ से प्लानिंग करी कि उसको ये खेलना है, वो खेलना, पता ही वो इन आउट मारेगा, जो भी हमारे से उसकी और फिर क्या हुआ कि फिर हम वहां पे स्टेडियम में जब पहुंचे
तो देखा नडाल वार्म अप कर रहा है और मैं इत्तेफाक से वहां पर गया था मेडिकल रूम में, देखा नडाल की पैडिंग हो रही है, वो पूछ रहा है इसके बारे में, बोलते शायद मैं जूनियर में खेला तो मुझे याद नहीं है। फिर करण ने भी शायद सुना तो और थोड़ा नर्वसनेस आई उसको, और नडाल उसमें बहुत बड़ा एग्रेसिव वार्म अप करता था। पर जो भी है, तो इसके माता पिता भी इसको पूछ कर रहे थे, चलो कोई नहीं, सब जो भी है भाई अच्छा कर रहा हूँ, अच्छे से खेलो, ये वो। और मैं शायद अकेला बेवकूफ होगा जो बिलीव कर रहा था शायद कुछ भी हो भी सकता है। तो जब खेलने उतरा तो पब्लिक जैसा होता है कि वो नडाल नडाल कर रही है, जब एंटर किया इसने मेन स्टेडियम में। इंडिया में रह के नडाल नडाल हाँ वो होता है, वो तो बड़े प्लेयर है भाई, लगा ये तो ऐसे ही हार जाएगा। वार्म हुआ, शुरू हुआ, फिर मैच थोड़ा 1 ऑल 2 ऑल 3 ऑल 4 ऑल, फिर पब्लिक में डिफरेंस आना शुरू हो गया। फिर एक शॉट इसने अच्छा मारा, शायद उसमें इसको पॉइंट आना चाहिए था, पर नडाल ने इसको बहुत अच्छा पासिंग शॉट मार दिया, उस लेवल का प्लेयर, तभी उसकी क्वालिटी में डिफरेंस था। उसमें वर्ल्ड नंबर 2 था वो सेट हारा, फिर सेकंड सेट 1 में हार गया, बट लोगों में बड़ा रिस्पेक्ट। फिर नडाल ने सबको बोला इसके लिए भी अप्रिशिएट करो, दैट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम, बहुत अच्छा लगा उसको भी। फिर से बात भी करा, तुम अच्छा खेल लो, ये वो। और उसके बाद इतना इंटरव्यू, इतना सब कुछ चल रहा है, ज्यादा लोग खुश हो गए, लेकिन जीता नहीं। मैं तो बोला भाई जीता नहीं, बात खत्म। और वो भी शायद लोग बोले बेवकूफ की तरह बात कर रहा है, लेकिन भाई खिलाड़ी चैंपियन बनना, चैंपियन को हरा के तो बनोगे आप। खैर जो भी है, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। फिर बड़ी पब्लिसिटी, लोग बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो स्टेडियम में, ये वो काफी कुछ होता रहा। उसके बाद नडाल को फिर हम दुबई में मिले, नडाल प्रैक्टिस करने के लिए रिक्वेस्ट किया आके, उसके अंकल ने भी रिक्वेस्ट किया, फिर हमने उसके बाद 2 घंटे प्रैक्टिस करी इस वाले मैच के बाद, इस टूर्नामेंट के बाद दुबई ओपन में। ओके। और बड़े सभ्यता से बात करनी, आके जो 1 घंटे बाद खेलेंगे, प्रैक्टिस करके फिर उसको थैंक यू बोलने आया, मेरे को भी थैंक यू बोला। फिर जब मिला, जब भी मैं 2 दिन वहां था, अच्छे से मिलता था जैसे मेरे बहुत सालों से जानता है। और करण को भी बहुत रिस्पेक्ट किया, बात किया, उसके चाचा ने भी बात करी, तब वो लोग इंग्लिश एकदम और मुश्किल थी उनको इंग्लिश बोलना। तो ये काफी बड़ा एक्सपीरियंस था, लोग खुश हो गए हिंदुस्तान में। अब तो वो, अब नडाल के साथ अकेला हिंदुस्तानी जो खेला उसके अगेंस्ट में, तो अच्छा, अब ऐसे तो बड़ी बात है, पर ऐसे कोई क्या अचीवमेंट है वो। पर अगर देखो तो अचीवमेंट है, ठीक है, लेकिन वो अच्छी बात है, लेकिन अगर देखो तो रिकॉर्ड में क्या है, बस एक ही वे खेले हैं, तो वो अच्छी बात है। तो हम आज बैठे हैं कि पता चले लोगों को कि ऐसे भी प्लेयर हैं जो नडाल के साथ खेले और इतना अच्छा उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई किया। ऐसा नहीं है, नहीं, मैच बहुत अच्छा खेला, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा एक शॉट में कितना फर्क था। तो वो काफी अच्छा लगा खेल के, माने बच्चे ने अच्छा खेला, मुझे भी अच्छा लगा कि भाई इसने फाइट करी। फिर अगले ने नेक्स्ट टूर्नामेंट में दुबई में उसको आगे रिस्पेक्टफुली बोला, उनको सबके साथ खेलना है, ये नहीं कि ये कुछ एक्सेप्शनल है इसको आगे बोल रहा है, लेकिन उनको अच्छा लगा तभी तो प्रैक्टिस करने चाह रहे थे ना। सही बात है। और वहां पे ये भी था कि एक वो कुछ क्या करते हैं वो लोग प्रमोशन के लिए, कुछ नडाल के साथ क्रिकेट भी खिलाई, इससे बॉल मरवाई थी, क्रिकेटर भी थे, तो अच्छा लगा, इम्पोर्टेंस मिली उतनी देर, लेकिन ठीक है, बट प्लेयर तो अल्टीमेटली हारा है। सर जो स्कॉटिश प्लेयर था जिसको करण ने हराया, उसके बारे में? वो एक सैटेलाइट टूर्नामेंट था एंटी, तब करण 18-19 साल का था, वो काफी टूर्नामेंट इंडिया में जीता था, और उसमें करण अच्छा कर रहा था, वर्ल्ड नंबर 4 था, डेविस कप टीम में आया, रिजर्व में था, तो काफी प्रेस और इंटरेस्ट था लोगों को। वो नेशनल टेनिस सेंटर था गुड़गांव में, वहां पर मैच चल रहा था, तो ये डरा हुआ था। मैं इसको बोला था कि भाई तेरी रिटर्न बड़ी है, लोगों ने इसको बोल रखा उसकी सब बड़ी है। फिर जब हम मई जून का शायद महीना था, तो हम प्लेयर लाउंज में बैठे थे, कूलर चल रहा था सिर्फ, तो मैच देखने जा रहा था बार बार कि कब कितने बजे खत्म होगा। तो मैं फिर ये दोबारा पूछने गया, तो आया तो इसका चेहरा उतरा हुआ था, मुझे पता लगा कुछ हुआ है। तो कोई 2 सीनियर कोच बैठे थे, उन्होंने कुछ बोला, तो उन्होंने कोई खराब ढंग से नहीं बोला होगा, लेकिन इसको डर लग गया। आप अच्छी बात किसी को बोलो तो वो उसको समझ, जैसे एक खराब बात बोलोगे तो लगेगा ये गलत। सही बात है। तो ये मैच खेल रहा है, पहला सेट इसने प्रेशर में ही दे दिया, फिर मैं इसको गुस्सा किया, मेरे ढंग से मैंने बोला, फिर इस बच्चे ने उसको नेक्स्ट 2 सेट में हराया, और उस प्लेयर को डिफॉल्ट किया गया था अब्यूजिव लैंग्वेज के लिए, मतलब वार्निंग पेनल्टी हो गया। फिर मैंने इसको रात को पूछा कि भाई क्या हुआ था, किसी ने तुम क्या बोला, तो मैंने तो कई चीज पूछी, तो बताया उसने।
फिर एक बात और पूछा कि इसने ये भी बोला कि उसकी सब बड़ी है, तुमको संभल के रहना, बोला हाँ, ये वर्ड भी बोला। मैं बोला इसका नतीजा था तुम जो फर्स्ट सेट गड़बड़ कर रहे थे। हम्म तो वो भी यही चीज है कि मतलब लोग डिमोटिवेट बहुत जल्दी बहुत करते हैं। जल्दी। जैसे मैंने एक मूवी है मिल्खा सिंह, हाँ जब जी। मिल्खा सिंह रेस करता है तो पाकिस्तान का कोच आके बोलता है कि ये तुम्हारी लाइफ की आखिरी रेस है। तो वो बोलता है हाँ मैं वैसे ही भागूंगा जैसे मेरी लाइफ की आखिरी रेस है, और वो जीतते हैं वो वाली रेस। तो यही है कि मतलब आप किस तरह से लेते हो, अगर कोई आपको डिमोटिवेट भी कर रहा है तो आपका माइंड सेट कैसा है, कितना स्ट्रांग है। नहीं वो तो है, लेकिन क्या होता है ना कि आप मेरे को 100 अच्छी बात बोल दो, मुझे खुशी होगी, एक खराब बोलो मुझे वही दौड़ेगी। और उसमें सिचुएशन ऐसी थी, उतना मैच्योर भी नहीं, 19 साल का लड़का था, भाई कोई सीनियर बोल रहा है भाई कुछ गड़बड़ होगी। और ये इसमें लोगों को ये जानना है कि किसी भी प्लेयर के साथ अगर बात करो, कब क्या बोलना आपको सोच के बोलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा जब प्लेयर थक के आता है, जीत के आता है, हार के आता है, तुरंत उसे नहीं बात करनी है आपने, उसको समय दो। हारा तो वो परेशान है, जीता तो भी उसको प्रेशर है ना। वो जब शांत होगा तभी वो बात कर सकोगे उसके साथ आप। तो किसी को एक छोटी सी बात आपको वो क्या कहाँ से कहाँ ले जाएगी, वो जीवन में भी होता है। पर वहां पे तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया था वो। मैं अच्छी बात थी, मेरे गुस्से से वो उसको समझ में आया कि नहीं मुझे करना है। तो सर करण मोरक्को में भी खेला था और काफी साल बाद कोई हिंदुस्तानी क्ले कोर्ट पे जीता था। हाँ, तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? वो फ्यूचर्स टूर्नामेंट था और मोरक्को में यूरोपियन काफी खेलने आते हैं। तो ये अच्छी रैंक थी इसकी, सीडेड था, पर पहले टूर्नामेंट में फर्स्ट राउंड में ही हार गया। और इसको क्ले में थोड़ा कम पसंद आता था खेलना, तो इतना नाराज होने लगा कि ये कहाँ ले आए, मुझे नहीं खेलना, ये करना वो करना। फिर मैं गुस्सा किया, इसको समझाया। तो फिर मैंने क्या किया था, इसको पता नहीं था। मैं उस समय 5-6 में भी इसके साथ में मेडिसिन बॉल लेके भी ट्रैवल करता था, स्विस बॉल लेके ट्रैवल करता था, एंकलेट वेट जो होते हैं ब्रेसेस एंकल के वो लेके ट्रैवल करता था। तो इसको मैंने क्या किया, बास्केट ली और इसको सिर्फ एंकल बांध दिए दोनों पैरों में, और मेडिसिन बॉल थ्रो कराई और खाली इधर से उधर फीड करते जा रहा हूँ बॉल। और जबरदस्ती इसको डबल्स खिलवाया, जो कि मैं डबल्स खेलने नहीं देना चाहता था इसको ज्यादा, क्योंकि इसने डबल्स में भी काफी अच्छा किया, आशुतोष के साथ, विष्णु के साथ भी चैलेंज जीता है, आशुतोष सिंह के साथ खेला है, काफी अच्छा कर रहा था डबल्स में भी। तो बोला आप मेरे डबल्स खिला रहे हो, वो भी इसको पसंद नहीं आ रहा। मैंने मेंटली उसको ये है कि मुझे नहीं खेलना है। तो दूसरे टूर्नामेंट में गए, वहाँ काफी स्टेडियम भीड़ होती है। पहला मैच शायद ही मैच पॉइंट डाउन था कि मुझे याद नहीं है ठीक से, इसने वो मैच निकाला। सेकंड में भी ये डाउन था, वहां निकाला। ऐसे करके 2 या 3 मैच में ये थर्ड सेट में समाव जीता था कुछ भी, या 2 मैच में तो मैच पॉइंट डाउन था, मैं श्योर हूँ। फिर फाइनल में पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और ये पहला सेट 6 लव हार गया। और फिर मेरे को बोल रहा है, मैं स्टैंड में बैठा, मैं तो आपकी तरह, मैं बोला अपनी तरह खेल ले भाई। तो सब बोलने लगे मैच इज ओवर। मैं भी बड़ी बात बोल दी, इट्स नॉट ओवर। और फिर बाद में इसने उस प्लेयर को नेक्स्ट 2 सेट में हराया। तो वो बड़ा वो था। फिर उसने जब प्राइज ली, बोला दिस ट्रॉफी इज फॉर दिस मैन। और मजे की बात है कि उसके 2 और 3 घंटे बाद हम फ्लाइट में थे। ये प्रोफेशनल प्लेयर की लाइफ है। होता है ऐसा बहुत बारी, तो वो अपने सर्टिफिकेट और मेडल भी नहीं कलेक्ट कर नहीं, वो तो सर्टिफिकेट मेडल जूनियर एटीवी टूर में ये नहीं होता कि आप उसको बैठ के सेलिब्रेशन कर रहे हो। जब आप टूर पे प्रोफेशनली खेलते हो तो आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि आपको दूसरी जगह भागना होता है। 3 घंटे बाद हम फ्लाइट में थे, क्योंकि दूसरी जगह टूर्नामेंट है। क्या हारो तो दुकान बढ़ा लो, बंद कर दो, और जीतो तो बंद कर दो। नो सेलिब्रेशन। नो सेलिब्रेशन। तो सर आपने हर्ष मांकड़ को भी कोचिंग की है, वो भी डेविस कपर थे, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, आप हर्ष मांकड़ को जब मैंने कोचिंग की, हर्ष एस्टेब्लिश प्लेयर था ऑलरेडी, स्पोर्टिंग फैमिली से आया था। और जब उसने मेरे को अप्रोच किया, वो अमेरिका में ही रहा है शुरू से, तो मेरे को एक बार मैं ना कर रहा था, तो फिर मुझे आशुतोष सिंह ने और एक प्लेयर सुनील सिपहिया, उन्होंने जिद करी कि भाई सर, मांकड़ फैमिली, हर्ष मांकड़ आपको चल के फोन कर रहा है, उसको मना कर रहे हो। तो वो मैच्योर था ऑलरेडी, एस्टेब्लिश था, बड़ी उम्र भी हो रही थी उसकी, लेकिन वो बहुत पैशनेट था अपने काम में खेलने के लिए। तो मैंने उसके साथ कुछ दिन काम किया। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था कि मैच्योर प्लेयर है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद मैं काफी समय तो नहीं, लेकिन शायद 5-6 महीने रहा होगा, अच्छा था। फिर उसके समय इंजरी ज्यादा होने लगी, और मेरे को उसमें अच्छा लगा, तो उसने कम्प्लीमेंट दिया था कि मेरे को आपको पहले हायर करना था। तो मुझे वो एक अच्छा था एक्सपीरियंस। और समय गुजारा, अभी भी वो टच में है, बात करता है,
दो नहीं तीनों सभी प्लेयर बात करते हैं मेरे साथ। सर एक बारी आप करण को यहाँ लेकर आए थे नेशनल्स खिलाने के लिए, तो आग लग गई थी उसके रूम में, तो उस इंसिडेंट के बारे में हमें कुछ बताइए। वो बड़ा मैंने अब क्या बोलूं कि खराब था, डरावना था, जो भी बोलो आप। मैं कहीं गया था, करण अपना खाना खाने नीचे उतरा था, यहीं पे अपने स्टेडियम में हम रहते थे, जब आते थे हमारे वही रूम फिक्स था, शायद रूम नंबर 113 ही होता था वो। तो उसने ठंड की टाइम थे, हीटर चालू रख के गया था, वो गिर गया था शायद हीटर, उससे आग लग गई। और मैं जब आया तो मेरे रूम में आग लग रही है। मैं खोला, देख रहा हूँ कि मेडिसिन बॉल फट रही है, स्विस बॉल फट रही है, कपड़े जल रहे हैं, डॉलर थे वो भी जल गए थे। पासपोर्ट सिर्फ हमारे बच गए थे, क्योंकि करण को ना ऑस्ट्रेलियन ओपन में चांस मिली थी, वो वीजा के लिए गया हुआ था एम्बेसी में, इसलिए आपके पासपोर्ट बच गए। और करण के रैकेट, मेरे साइड में रैकेट और उसके ग्रास कोट शूज रखे हुए थे, और आग लग रही, हम कुछ नहीं कर पा रहे, किसी तरह आग बुझाई गई। फिर पूरे राख राख और पूरे दम वो फायर ब्रिगेड ये वो, फिर काफी मीडिया आ गई, तो वो तो किसी तरह हमने निकाला। फिर अब चैलेंज ये हो गया कि कल मैच है, सेकेंड राउंड था नेशनल का, क्वार्टर था, मुझे याद नहीं है ना, इसके पास कपड़े कुछ नहीं, जूते और रैकेट थे इसके पास। तो अब रात को 1:30-2 बज रहे, हम बात कर रहे हैं, 3 बजे उसके पेरेंट फादर का फोन आया बॉम्बे से, इसको वापस भेजना। बोले नहीं, वापस तो ये नहीं जाएगा, इसको मैच खेलना पड़ेगा, ये वापस नहीं जाएगा। तो नहीं मान रहे, फिर मैं समझाया, लड़के को बोला नहीं तेरे को खेलना पड़ेगा, तो वो राजी हो गया। फिर दूसरे दिन उसने पूरब राजा, बॉम्बे का ही लड़का है पूरब राजा, जो डेविस कप भी खेला है डबल्स, तो पूरब से इसने कपड़े उधार लिए, फिर इसने मैच खेला, फिर ये मैच जीता उस मैच को। और मैंने उसको, मैं आपको बोल नहीं सकता क्या सिचुएशन थी उस वक्त, रात वाली सिचुएशन सोच के अभी भी डर लगता है। और बच्चा इतना डर गया था कि नहीं खेलना है, कि मुझे इसको मेंटली स्ट्रांग करने के लिए वो करना भी था। मैं मुझे कुछ भी हो जाओ, हार जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन खेलना पड़ेगा। अब मुझे मालूम है ये अच्छा खेलेगा, कोई हार जीत की बात आती है, मेन बात है वहाँ पे कैरेक्टर शो करना था इसको, कि भाई मैं लड़ूंगा, इट्स नॉट ओनली टेनिस, कुछ और भी है। तो पहला सेट 2 या 3 जीता, सेकंड में थोड़ा स्ट्रक फाइट हुई और जीता इसने। तो मतलब आपने उस सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करवाया कि भाई कोई भी सिचुएशन हो आपको लड़ना ही पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, खेलने आपका कर्म है, वो करना पड़ेगा आपको। वो नहीं चलेगा कि मुझे ये समस्या है, वो कोई नहीं लिखता, कोई नहीं देखता, रिजल्ट कुछ भी आए बट यू हैव वो तो ठीक है, हाँ लड़ना तो पड़ेगा आपको ना। फिर बच्चे ने रिस्पॉन्स भी किया। फिर वो नाइकी स्पॉन्सर था उसमें, हम लोग दोनों, तो मैं नाइकी वाले ने तुरंत जितने कपड़े जाके शॉप से ले आया उठा के, और उसके बाद एक अंडरगारमेंट था, तो उसको लेके मतलब धो और पहनो और सुबह उससे खेलना होगा आपने, कोई उपाय नहीं है, आड़वे तो मैं दुकान नहीं खोल सकता। सही बात। तो वो काफी चैलेंजिंग और अच्छा खेला उसने, बच्चे ने। मैंने अच्छा खेला इन द सेंस कि लड़ा, अपने आप से लड़ रहा था, सिचुएशन से लड़ रहा था, उसको याद आती है ना, इंसान को अच्छी चीजें तो याद नहीं आती, खराब चीजें दौड़ती है दिमाग में। सही बात है। और आपने जैसा बताया कि 3 बजे, रात के 3 बजे तक आप हम बात कर रहे हैं दोनों, तो रेस्ट भी प्रॉपर नहीं रेस्ट कुछ नहीं, वो जब आग लगी 9-10 बजे से, फिर वो तो फिर पूरी रात ऐसे ही चली गई। फिर आप रूम साफ कर रहे हो तो राख की गंध आ रही है, सब कुछ हो रहा है। फिर हमने दूसरे रूम में रात निकाली, फिर चल दिए सुबह बैग उठा के, झोला उठा के अपना। वेरी नाइस। तो सर जैसे ये वाला इंसिडेंट हुआ, इस तरह के और भी कोई इंसिडेंट आपने फेस किया आगे? तो अच्छा, वो जर्नी में तो इंसिडेंट फेस करते ही रहने पड़ते हैं। अब जैसे ये बहुत थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था आपके लिए, तो इस तरह का कोई एक्सपीरियंस जो आप... हाँ हुआ था, और भी एक खतरनाक एक्सपीरियंस हुआ था उज्बेकिस्तान में। हम टूर्नामेंट खेले थे, शायद अंडीजान या फरगाना का, मुझे याद नहीं है। तो उस जगह पहले तो अच्छा लग रहा था, हिंदी गाने बजते थे, लोग हिंदी माने हिंदी सिनेमा के बहुत फैन, आपके मोबाइल में भी वो सब बज रहा है। पहली बार हम गए थे, और इसका सेमीफाइनल मैच था, शायद सेमीफाइनल ही था, मैं श्योर सेमीफाइनल या क्वार्टर था, जो भी है। तो रात को फायरिंग हो रही थी, नीचे आवाज आ रही है, नीचे नीचे। तो ये सुबह मेरे को पूछ रहा, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी, मेरे को देख रहा हूँ ये जगा हुआ है। तो मैं बोला नहीं बेटा, वो नीचे देखो, कल मेला लगा हुआ था ना, तो ये पटाखे बज रहे थे। अच्छा। और भाई सुबह भी फायरिंग चालू है। अच्छा। तो वो ऑफिशियल होटल था, सारे प्लेयर निकल के भाग के आ रहे हैं।
रोहन था, रोहन बोपन्ना था, अच्छा। सुनील सिपैया था, और भी काफी इंडियन प्लेयर मुझे और याद नाम नहीं है, ऐसे दिविज भी था या मुझे याद नहीं है ठीक से। हम्म। और जो दूसरे देश के प्लेयर आए सब डरे हुए हैं, सब हम्म। घबरा रहे, कोई अपनी एम्बेसी को कांटेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम्म। फिर उन्होंने क्या किया, और इसको मैं बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा, मेरे बेवकूफ बनाने से तो होगा नहीं, वो एक बच्चा तो है नहीं जो उसको फुसला दिया। सही बात है। और सब जब देख रहे हैं डरे हुए हैं, सब एक दूसरे में बात कर रहे हैं, इतनी गोली और आवाज आ रही है। हम्म। फिर उन्होंने क्या किया, मुझे लगता है वो कैंसिल कर देंगे, फिर उन्होंने क्या किया कि वेन्यू शिफ्ट कर दिया। अब वेन्यू शिफ्ट कर दिया, तब ये बोला वेन्यू क्यों शिफ्ट हो गया, अच्छा, टूर्नामेंट कैंसिल नहीं किया, कैंसिल नहीं किया। वेन्यू शिफ्ट कर दिया। हाँ, तो अब ये श्योर हो गया कुछ गड़बड़ है। बोला आप हमेशा झूठ बोलते हो। तो भाई हमें ले गए, पूरी आर्मर्ड गाड़ी, चारों तरफ से आर्मी की वैन और एक बस हमारी जा रही सारे खिलाड़ियों को लेकर। फिर वो मैच खेला, हार गया, मैंने हारा क्या, मैंने 100% नहीं था वो वहां पर, डरा हुआ था। सही बात है, यहाँ पे जान के लाले पड़ रहे नहीं हैं। लेकिन देखो, लेकिन अब जैसे कितने बड़े प्लेयर है, विलियम सिस्टर है, वो बोलते हैं भाई बम गिरा तो आप नहीं प्रैक्टिस करो तो क्या करे। जो कोई जब खेलता था, मैंने सुना है कि यहाँ बम गिरा वहां प्रैक्टिस हो रही, दूसरी जब वॉर में चलते थे ना, सर्बिया तो काफी साल वॉर में था, हाँ। तो वह भी सिचुएशन अलग थी, वहां सिचुएशन अलग थी। और पर ये फायदा था कि काफी अपने देश के बच्चे थे तो इजी हो रहा था थोड़ा, बट बहुत चैलेंजिंग था वो समय। फिर वो मैच अच्छा नहीं खेला, मुझे पता है, हार जीत अलग जगह, पर उसने कोई अच्छा नहीं खेला वो। तो सर इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक प्लेयर को, कोई भी मतलब पता नहीं ना क्या सिचुएशन आ जाए एकदम से, ठीक है। तो ऐसा कोई और भी स्टोरी है या किस्सा है जो आपने आगे चल के फर्दर जब आप टूर्नामेंट के लिए गए तो फिर मतलब एक्सपीरियंस किया हो? वो हर प्लेयर के साथ होता है, किसी देश में खाने की समस्या होती है, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। तो अब जैसे हम कोरिया में खेलने गए, पहली बात क्या हुआ जाते ही कि रात को हम पहुंचे, शायद सोल से दूसरे स्टेट में गए प्लेन में, फिर टैक्सी में जाना था, हमारे साथ एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर था। तो रात हो गई ना, वो लोग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भी नहीं समझते थे उस समय, और मेरी मुस्टैच देखे सब ऐसे देख रहे हैं भाई ये कौन आ गया। तो अब रात हो रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, जंगल से जा रहे हैं, तब तो ना मोबाइल का जीपीएस का पता ना कुछ पता है। मोबाइल था लेकिन जीपीएस उतना नहीं था ना। कौन सी ईयर की बात है सर? तो 5-6 की बात होगी, 2005-6 की। शायद जीपीएस था क्या, मुझे नहीं पता उस समय। नहीं, अगर होगा अभी तो शायद नॉर्मल लोगों की पता नहीं होगा। तो फिर हम जा रहे हैं, फिर ऑफिशियल होटल पहुंचे, अब उस बंदे को दिखा रहे हैं, बोले तुम्हारा नाम ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन, तो परेशान पसीने से नहा रहा था ठंड में। फिर वो अपना उधर खुशी खुशी चला गया। अब हम रात को 12 बजे तक होटल खोज रहे हैं, पर लोग अच्छा था, वो हमें एक होटल में ले गया। अब वहां ना वो भाषा समझे ना हम समझे, बहुत चैलेंजिंग था। और फिर क्या है कि और सब कुछ रिमोट पे, आप रूम भी खोलो, पर्दा भी बत्ती बंद करो, सब वो कोरियन में लिखा है, अगर वो पिक्चर ना समझो तो मुश्किल। चलो किसी रात कट गई। अब दूसरे दिन वेन्यू पर गए, वहां भी वही समस्या, इंटरप्रेटर आया हुआ नहीं था। चलो प्रैक्टिस कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। फिर उसके बाद रात को खाने की प्रॉब्लम, जहाँ वो लोगों ने बोले मॉल में खा लो, तो हमने पुलाव जैसा बिरयानी जैसा देख के खा लिया, एक दिन तो चला लिया। फिर और भी इंडियन प्लेयर्स थे, और मेरे को लगता है पाकिस्तानी प्लेयर भी था, मेरे को ठीक से याद नहीं है। फिर हम एक रेस्टोरेंट में, ये लोग पिज्जा हट में ले जाता था, और सब मेरे ये लोग मजाक उड़ाते थे, पिज्जा हट में खिला रहे हैं ये। अब वहां भी गए तो मैं तो सैलेड वैलेड खिला दूंगा। अब जो वेटरेस थी वो बोलती मुझे इंग्लिश आती है, और उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, अब वो दिखा रहे हैं, वो समझ नहीं रही है। तो जैसे एक दिन तो पूरा पिज्जा खा के निकाला। फिर दूसरे दिन मैं ढूंढते ढूंढते एक जगह देखा चिकन और राइस मिल रहा है, वहां खिला, वहां ये लोग नहीं खाए, मैं खाया सादा। फिर वहां किसी को पकड़ा, बोला कि भाई तुम ना पिक्चर बना के दो, चिकन और राइस और ये सब करके। फिर उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट्स बताए, तब वहां गए, इजरायली प्लेयर भी थे साथ हमारे, तो वो बहुत बड़ा इशू होता था, बहुत प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की। हाँ, अब तो शायद बदल रहा हो, पता नहीं, आप दूसरे देश में कहीं भी जाओ प्रॉब्लम आती है। कजाक में भी होता है, कजाकिस्तान में मैं गई थी तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, और शायद चाइना वगैरह में भी बहुत दिक्कत नहीं होती है, चाइना में भी हुआ, फ्रांस में भी नहीं बोलते, हमें फ्रांस में भी हुई मुश्किल, पर मैंने जो हो रहा था, इशारे से हो जा रही थी काम। फिर जापान में भी हुई थी। जापान के अंदर तो बहुत दिक्कत है इस तरह की। तो ये हर प्लेयर के साथ, हमारे साथ कोई अनोखा नहीं हुआ है, सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है।
और प्रोफेशनल प्लेयर की लाइफ में और एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप टेनिस प्लेयर है जो वर्ल्ड में मेरे हिसाब से शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रैवल्ड स्पोर्ट्समैन है, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाता है, एक सिचुएशन दूसरे में जाता है। एक बार हम क्योटो में खेल रहे थे तो वहाँ सुबह जब वहां से निकले ये हार गया था तो 1 डिग्री टेम्परेचर था, दिन में सिंगापुर आए तो 36 या 37 था, शाम को वियतनाम में उतरे तो 42 था। तो बिल्कुल ये डिफरेंट हाँ, तो क्लाइमेट। जो प्रोफेशनल प्लेयर की लाइफ है लोगों को लगता है इसमें ग्लैमर है, बहुत इजी लाइफ है, बहुत कठिन लाइफ है। और टेनिस एज स्पोर्ट्स है, इंडिविजुअल स्पोर्ट है, और आपको नॉर्मली हर लोग तो एफोर्ड नहीं कर सकते, कोच और फैमिली ट्रैवल कर सकते, इनिशियल स्टेज में आप नहीं कर सकते हो। और क्या है था, जैसे आप जीत जाते कोई साथी नहीं होता आपका। सही बात है। तो ट्रेनिंग सेंटर बड़े बड़े लोग जाते हैं, वहां भी लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, सपने लेके जाते हैं, फिर जब वो नहीं होता है तो वो परेशान हो जाते हैं। हर प्लेयर के लाइफ में ऐसा होता रहता है, तभी तो ये लोगों को लगता है बहुत सरल है प्रोफेशनल प्लेयर की लाइफ। उनको हर चीज सोच समझ के चलनी है, उसको खाना भी सोच के करना है, सोना भी सोच कर है, हर चीज है। तो ऐसे बहुत घटनाएं होती रहती है। और मुझे भी देश इंडियन खाना पसंद, उसको भी इंडियन खाना पसंद, हम हर जगह खोजते थे तो नहीं मिलता था। बहुत दिक्कत होती है सर, नहीं मिलता। नहीं मिलता, अब तो काफी जगह वेजिटेरियन और सब कुछ मिलने लगा, ये लोग सब बच्चे लोग सभी खा लेते हैं। लेकिन जैसे हम उज्बेकिस्तान गए तो जो भी खाना दे रहे शुरू में तो वो तेल गिर रहा है, चू रहा है उसमें, तो मैं किचन में घुसा, उसको देखा वो हिंदी गाना बजा रहा है जो कुक था, पहले गुस्सा हुआ किचन में क्यों घुस गया, रात को उसमें कोई इंटरप्रेटर नहीं हुआ, कुछ नहीं था। तो उसको समझाया, उसको बोला हिंद, तो वो बोला अच्छा, शांत हो गया कि हिंदुस्तान का है ये बंदा। वो लंबा चौड़ा था उज्बेकी। फिर उसको समझाया, फिर भी वो तेल था, तो मैं ब्लोटिंग पेपर, जैसे टिश्यू पेपर ना पुराने थे ब्लोटिंग पेपर थे, उससे मैं वो दवा दवा के खाने इनको दे रहा था। फिर दूसरे दिन बाद तो ठीक हो गई थी बात, चीजें। तो ये हर जगह ही होता है, आप कहीं भी दुनिया में जाओ। फ्रांस में भी हम खेल रहे थे, एक पूरे वीक 4 वीक हम डिफरेंट डिफरेंट जगह खेल रहे थे, तो वहां भी अपने चैलेंजेस थे, हर प्लेयर के साथ होता है। इसके साथ कोई अनोखा नहीं था या हमारे साथ अनोखा नहीं था, दूसरे के साथ तो और भी बहुत कुछ होता होगा, बहुत कुछ होता है ऐसा। सर हमारे इंडिया में काफी सारे प्लेयर रहे हैं जो बहुत अच्छा टेनिस, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम भी जीते, तो कौन से प्लेयर्स आपको बहुत इंस्पायर करते हैं? भाई हमारे देश की हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है टेनिस की है, तो जितने ही बड़े प्लेयर हैं, जो भी प्लेयर अच्छा खेल रहा है वो सारे इंस्पायर करते हैं। अब आप रामनाथन कृष्णन से ले लो, रमेश कृष्णन ले लो, विजय मिताली, अपनी तो लिगेसी है। फिर रिसेंटली लिएंडर, महेश, सानिया, रोहन बोपन्ना भी खेल रहा है। कुछ प्लेयर ऐसे हैं, अब जो भी प्लेयर अच्छा कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, पर जिससे कोई भी आप किससे इंस्पायर हो तो किसी को नहीं मालूम है। बट अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्लेयर हैं तो आप उनको देख के बहुत इंस्पायर होते हो। जैसे अपने देश में अपने लोग ट्रेनिंग करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा नहीं कि हमारे साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी बड़े प्लेयरों की। तो हर प्लेयर अपने तरफ से इंस्पायर करता है, वो बड़ा खेला हुआ है तो बच्चे को उसके ऊपर इफेक्ट आता है। अब रोहन बोपन्ना है जैसे कि लेट परफॉर्मर है, आशुतोष सिंह लेट परफॉर्मर है, पर उनकी अपनी अचीवमेंट्स हैं। रोहन अभी भी खेल रहा है, बहुत बड़ी बात है, तो उससे भी लोगों को बहुत कुछ सीखना है। उसकी इंसानियत भी इतनी अच्छी है, अच्छा इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा इंसान मैं उसको काउंट करता हूँ। अब आशुतोष है, छोटू में इसको कोई जानता नहीं था, फिर इसने बाद में परफॉर्मेंस करना शुरू किया, वो भी अपने तरफ में मेरे लिए तो बहुत, मेरे छोटा हो गया, मेरे लिए इंस्पायरिंग है वो किसी भी प्लेयर के लिए। क्योंकि लेट ब्लूमर जो लोग अर्ली सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं ना, वो लोगों को सीखना है कि भाई आप मेहनत करोगे तो कहीं जाकर खेलोगे। अपने देश में बहुत हैं, अब सानिया भी देख लो, अकेली लड़की कितनी लड़ाई करके उसने किया है। जब मैं पाकिस्तान गया था तो वो टीम में थी, जैसे मैं आपको बताया, तो वो वहां भी पैशनेट थी, कर रही थी। मेरा नेफ्यू हर्षित शर्मा वहां जीता था पाकिस्तान में, तो वो भी एक अलग तरह का चैलेंज होता। और इंस्पायर तो आप किसी से भी हो सकते हो, कोई भी इंसान से आप इंस्पायर हो सकते हो। और सर जैसे अभी आपने रोहन बोपन्ना जी के बारे में बोला कि लोग उस एज में छोड़ देते हैं, मतलब अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन अभी भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका जो माइंड सेट है किस तरह का है? मतलब आप तो उनके साथ रहे हैं काफी, मैं काफी सालों से जानता हूँ उसको मैं, लेकिन वो जो ऐसा बंदा है कि समय के साथ साथ उसकी सिंसियरिटी और बढ़ती गई, और डिसिप्लिन्ड है, उसको ये पता है कि मुझे अपने को कैसे मेंटेन करना है। अब उसको ट्रेनिंग से ज्यादा उसको मेंटेन कैसे करेगा बॉडी को, वो फुल टाइम योगा करता है,
और जो भी उसको करना है अपने आप को फिट रखने के लिए, उसके साथ फुल टाइम फिजियो चलते हैं, तो बहुत कुछ वो करता है और कोशिश कर रहा है, और दूसरे प्लेयरों को हेल्प करने की बहुत कोशिश कर रहा है, डबल्स प्लेयरों को वो, और बहुत डिसिप्लिन्ड है वो, हेल्पफुल है, हर एक को, हर एक से बात करता है, अच्छा इंसान है। ये सब चीजें बहुत मैटर करती बहुत मैटर करती है, मेरे लिए बहुत मैटर करती है। जैसे वो उसके, मैं मेरे लिए सभी को अपनी तरह से अच्छा करते ही होंगे, मैं ये नहीं कह रहा आपको। अब आशुतोष है, ये रास्ते चलते लोगों को भी हेल्प कर देता है जरूरत पड़ने पर। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी बड़े प्लेयर से मैं मिला हूँ, नडाल से मैं मिला हूँ, तो उसको तो मैं बातचीत भी काफी की, हम इतने माने हम्बल है, विनम्र हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। सही बात है। मैं कितने बड़े क्रिकेटर को जानता हूँ, कितने टेनिस प्लेयर को मैं ऐसा जानता हूँ, डेविड काफिर को, जो बहुत हम्बल है, आपको लगेगा ही नहीं कि एटीट्यूड है। भाई उनकी प्राइवेसी में कोई घुसेगा तो उनको डिस्टर्ब होता है ना, डेफिनेटली। खिलाड़ी की अपनी ग्रुप होती है, उसके बाहर आप वो नहीं जाता। सही बात है। तो इंस्पायर तो आप किसी से भी हो सकते हो, और अपने जब आपके सामने कोई दिख रहा है तब उसके पीछे भागोगे आप। और मैं तो बच्चे को यही बोलता हूँ, भाई सीखना ही सबसे है, लेकिन आप ट्रेंड सेटर बनो, फॉलोअर नहीं बनो किसी का, आपकी अपनी अलग पहचान होनी चाहिए। सही बात है सर। तो सर इंडिया में बहुत टैलेंटेड प्लेयर रहे हैं पीछे भी, तो ऐसा क्या है कि मतलब इंडिया में वो सिंगल्स सिंगल्स उसमें अच्छा नहीं कर पाते, डबल्स में फिर भी अच्छा कर लेते हैं, पीछे काफी अच्छा किया है काफी सारे प्लेयर्स ने, लिएंडर पेस जी, महेश भूपति, आपके रोहन बोपन्ना जी, ये भी सब, लेकिन सिंगल्स में क्या ऐसा होता है कि वो सिंगल्स में उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते? ऐसा है कि हमारे ना जो हिंदुस्तानियों की जो मानसिकता है कि हम टीम गेम में बड़े अच्छे हैं, हर चीज में आप उठा कर देखो, अब तो फर्क आने लगा, वो कारण भी होता है। दूसरा है क्या है कि सिंगल्स के लिए ना बहुत कुछ की जरूरत पड़ती है, आपकी अपनी लड़ाई होती है, आपके फंड की जरूरत होती है, आपको उस लेवल की कोचिंग ट्रेनिंग, पाथवे जो होता है ना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है सिंगल प्लेयर का, और पैसे बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत बड़ा फैक्टर है वो। प्लस जब छोटा बच्चा क्लास 9-10 में आ जाता है तो माँ बाप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि वो पढ़ाई करेगा, वो सेफ है। अब तो चीजें बदली है, फिर भी 99% में वही होता है कि भाई 99% अगर आप बोलो पहले होता था 100%, तो आप समझो 95% में अभी भी यही है कि लोग चाहते हैं कि भाई बच्चा पढ़े, सेफ रहेगा वो। क्लास 9 में आते भाई बोर्ड आ रहा, बंद कर दो, कंटिन्यूटी नहीं है किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी लाइफ में। सबसे पहली चीज कंटिन्यूटी की बात आती है, सही बात है। ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट ही कंटिन्यूटी है, तो वो मिसिंग हो जाता है। फिर जो कोचिंग का स्टैंडर्ड है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ बता रहे हो, सबका मैंने एम अच्छा है कि बच्चे का अच्छा हो। फिर टूर्नामेंट्स के जो स्टैंडर्ड है वो काफी है, वो स्ट्रक्चर्ड और बेटर हो सकता है, कोशिश करी जा रही है, लेकिन लोग काफी, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि और बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक बच्चा छोटा सा आता है, वो सपने देखता है, फिर उसके सपने टूटते हैं, तो वो डरता है, और फिर मनी फैक्टर आता है, कोचिंग, अंपायरिंग, जो टूर्नामेंट अंपायरिंग होती है वहां गड़बड़ हो जाती है। तो ये काफी फैक्टर है, शायद लोगों को माइनर लगे पर मेरे लिए मेजर है एक छोटे बच्चे के लिए। मेन इश्यू है फाइनेंस भी बहुत बड़ा आता है। जब आप सिंगल्स खेलते हो आपको ट्रैवल करना पड़ता है, अगर आप 16-17 साल के ऑलरेडी आपको ITF जूनियर खेल रहे हैं, मेंस में ऑलरेडी आप नॉक कर रहे होते हो उस वक्त, तो आप अपने देश के बाहर जाते हो, फिर आते हो, ट्रैवल करते हो, मैच टूर्नामेंट खत्म, फिर बेस में आते हो, चाहे आपका बेस यहाँ हो या यूरोप हो या अमेरिका हो, अपने देश में भी आपको रहना है। तो वो बड़े फैक्टर आ जाते हैं कि और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। डबल्स में तो क्या है भाई, पार्टनर है, कम्पिटिटिव, आधा मैं संभाल लूंगा, आधा आधा वो लेगा, या हम्म, और फिटनेस भी। सिंगल्स अब तो प्लेयर काफी लंबे समय तक खेल रहे हैं, साइंस इतना डेवलप हो गया है, पर डबल्स में क्या है कि आपका करियर भी बहुत सिंगल्स में उतना लंबा नहीं होता है डबल्स कंपेरेटिवली। अभी के तो प्लेयर काफी एज में डबल्स भी खेल रहे हैं, सिंगल्स भी खेल रहे हैं, लेकिन मोस्टली तो सिंगल्स प्लेयर का तो करियर कंपेरेटिवली कम होता है। और फिर आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए बहुत, तब क्वालिटी निकलेगी। अगर आपके 100 बच्चे टॉप में या अच्छे खेल रहे हैं, तब दूसरा भी उसको देखे, जैसे आप बोले थे इंस्पायर होगा, तभी तो होगा ना दूसरे में। आप खेलोगे, बगल में आपके देश का या वर्ल्ड का कोई 50-40-20 खेल रहा है, तो आप अपने में इंस्पायर होगे, एनवायरनमेंट मिलेगा। और ऐसे तो बहुत चीजें जो हम बोल सकते हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्लाइमेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जितने में हमें उसमें अगर हम बेस्ट कर सकें तो हम
सही बात ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। सर जो है यही है, इसी में से निकलना है, सिचुएशन यही है। इस ऐसा नहीं है कि सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो माइंडसेट फिर उसी हिसाब से हमें बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं करते हैं लोग, फिर क्या खो जाते हैं, लोगों को घबराहट होने लगती है जब परफॉर्मेंस नहीं आता। तो भाई अब ये क्या हो रहा है, अब तुरंत सबको वो रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट तो एक दिन में आना नहीं है। सही बात है सर, कंसिस्टेंसी बहुत बहुत जरूरी है जरूरी है। आपकी अपनी कंसिस्टेंसी, आपके फाइनेंस की कंसिस्टेंसी, आपके माइंडसेट की कंसिस्टेंसी, आपके फैमिली की, सारे जो वो जो होता है ना ग्रुप, उसकी पॉजिटिविटी कितनी है, कौन रिस्क ले सकता है। और आपके देश में काफी प्लेयर अगर सर्किट में हैं तो आप अकेले ट्रैवल नहीं करते हो, साथ में करते हैं। कई देश में लोग 6-6 7-7 एक फ्यूचर्स में, चैलेंजर में ग्रुप का ग्रुप जाता है, तो सपोर्ट होता है, एक दूसरे से प्रैक्टिस करने मिल जाती है। कल आप नई जगह जाते हो, आपकी रैंकिंग है तो कोई आपके साथ प्रैक्टिस पार्टनर ढूंढने मुश्किल होती है। तो इसका तो कोई अंत नहीं है इस चीज का बोलने का। तो सर आजकल है ना इस तरह का ट्रेंड बहुत चल गया है कि काफी सारे प्लेयर्स है ना यूरोप जाते हैं फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ ट्रेनिंग लेने के लिए, और उनको लगता है कि उनके गेम के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आएंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ये ना ट्रेंड पहले भी था, पहले बहुत अमेरिका जाते थे, छुट्टियों में बच्चे चले जा रहे थे, माँ बाप भी भेजते थे, सोचते थे भाई 1 महीना खेलेगा चैंपियन होके आ जाएगा। अभी भी यूरोप जाते हैं बच्चे 1 महीने के लिए, 1 महीने में तो उनको वहाँ एडजस्ट होने में चला जाता है। और लोगों को लगता है कि जैसे बड़ी स्कूल में पढ़ेंगे तो अच्छा स्कॉलर बनेंगे, वैसी वाली हालत है। ये आपको जाना है तो पूरा बेस बनाओ, सिस्टम में चलो, पहले अपने देश में बेस बना के मजबूत होकर जाओ, तब वहाँ पे आप सस्टेन करोगे। सही बात है। अगर आप ऐसे ऐसे जब आपका गेम का लेवल ऐसा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो फिर आप उनके लिए ऐसी नॉर्मल प्लेयर हो, वो हाँ आपको बिल्कुल। अच्छे प्लेयर्स के साथ थोड़ा ना प्रैक्टिस नहीं, करेंगे। प्रैक्टिस मिलेगी, कभी कभार खेल लिया आप, लेकिन क्या होता है कि आपको क्लियर होना चाहिए आप क्यों जा रहे हो वहाँ। कि हम चले गए भाई, जाना है हमें बड़ी एकेडमी में, चले गए बड़ी एकेडमी में, आपके बच्चे को कोई देखेगा भी नहीं। अब जैसे हमारे अभी अभी मैं भी गया था अपने कुछ प्लेयर को लेकर, उनको सिर्फ क्लियर करके गए थे हम एक्सपोजर ट्रिप है, तुम दुनिया देखो, तुम कहाँ स्टैंड करते हो। तो लोगों को ये समझना होगा हमारे देश में और उनमें यही फर्क है कि एनवायरनमेंट डिफरेंट है उनका। क्योंकि बड़े लेवल के आप प्लेयर को देख रहे हो, आपके पास में कोई खेल रहा है, क्लाइमेट कंडीशंस थोड़ी बेटर है हमारे से, पर वहाँ सस्टेन करने के लिए, उस लेवल पे जाने के लिए, अच्छे प्लेयर के साथ खेलने के लिए आपको भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा, तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग पूछेंगे। पर आप सोच रहे हो कि मैं कोई भी हो, अगर वो 1 महीने के लिए जा रहा है कोई फायदा नहीं है। अगर वो क्लियर है कि भाई मैं क्यों जा रहा हूँ, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, बड़ी एकेडमी में जाओ या कहीं पर भी जाओ आप। अब उनको लग रहा है कि भाई हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा है, यहाँ ये अच्छा हो रहा है, वहाँ ये अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर कोच उनको सेट लगा देता तो बोलते कोच बैठ के गप मार रहा है, वो सेट लगा के बैठ गया। वहां वो एक ही चीज रोज करा रहे तो लोग उसमें खुश हैं, क्योंकि माइंडसेट हमारा अभी भी नहीं बदला है कि जो गोरी चमड़ी बोली तो आप सब कुछ सही है, हम जो बोल रहे हैं सब गलत है। और 1 महीने 2 महीना वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर आपका एक लेवल है, आप जैसे मैं बोला गोल क्लियर होना चाहिए, आप क्यों जा रहे हो। अब हम अपने बच्चों को फिर ले जाएंगे या कोई भी मेरे को पूछेगा या हम ऐसा करेंगे, हमें पिक्चर क्लियर होनी चाहिए हम क्यों जा रहे हैं वहां पर। अब मैं इनको ले गया, इनको वहां पे दिखाया बड़े प्लेयर कैसा खेल रहे हैं, कैसे लाइफस्टाइल चल रही है, कैसे वो चल रहा है, वो तो यहाँ भी आप देख सकते हो। और सर मैंने एक चीज नोटिस की है इंडियन प्लेयर्स के अंदर कि वो टेनिस तो 2-2 3-3 घंटे बॉल मार लेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन जहाँ फिटनेस की बारी आती है ना कि अब फिटनेस करना है, तो वहां पे उनका रवैया बहुत ढील ढाल वाला होता है। उनको नहीं करनी है फिटनेस, प्लेयर बनना है सबको, नडाल फेडरर सबको प्लेयर बनना है अच्छा, बट उनको फिटनेस के नाम पे बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है। तो और टेनिस पूरा लेग्स का गेम है, अगर आप भाग ही नहीं पाओगे बॉल के लिए तो कैसे आप बॉल को रिटर्न करोगे। तो ये वाला माइंडसेट बिल्कुल चेंज है हमारे प्लेयर्स का कि वो करना ही नहीं चाहते फिटनेस, प्लेयर सबको बनना है। ये शुरू से हिंदुस्तानी प्लेयर किसी से कम है नहीं, लेकिन पैर और माइंड, आज के समय में पैर नहीं है तो आप नहीं खेलोगे। टेनिस बहुत फिजिकल हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स आप। और ये जो आप बोल रहे हैं ये बहुत है, थोड़ा परिवर्तन आया, पर ऐसा नहीं आया कि हम कम खेल लेंगे, हम फिटनेस मिस ना करें। और इंसान को क्या लगता है ना कि जो सक्सेसफुल आदमी को देखता है, मान लो टॉप प्लेयर को देख रहा है, लगता है बड़ा सरल है, उसके पीछे की जर्नी कितने लोग हैं वो उसको नहीं पता। एक कहावत है ना, यू नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। आपको उसके साथ फिजियो, ट्रेनर, डाइटिशियन सब की जरूरत है। एक ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, दूसरी रेस्ट, रिकवरी, डाइट। अच्छा वो फेडरर खा रहा तो मैं भी खा लो, अरे भाई नडाल खा रहा है, नडाल
आज वो नडाल एलीट लेवल है, वो लोग अलग दुनिया के हैं, उनकी कॉपी क्यों करनी? पहले आप उस आज 10 साल के बच्चे को आप बोल रहे हो वो ये कर रहा है, आप ऐसे खेलो, ऐसे थोड़ी होता है। सही बात है। और फिटनेस करना आप जो बोल रहे हो नहीं करना चाहता, और सारा आपको टॉप लेवल पे फिजिकल बहुत बड़ा मैटर करता है, अल्टीमेटली मेंटल करता है, लेकिन टॉप लेवल पे जाने के लिए सारे प्लेयर फिजिकली टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। डेफिनेटली सर, क्योंकि आपको जो जो आप लेवल बता रहे हो कि माइंड आपका 90% 95% आपका माइंड, बड़े लेवल पे अगर आप जैसे नडाल फेडरर इस लेवल पे पहुंचते हो तो डेफिनेटली वहां पे सब प्लेयर्स के स्ट्रोक, सब प्लेयर्स बहुत फिट हैं, जी, तो वहां पे मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो वो मैटर करता है। बट वहां तक जाने के लिए जो जर्नी है वो आपको फिजिकली, अगर आप फिट नहीं है तो यू फिजिकली और मेंटली दोनों, है। फिजिकली और मेंटली दोनों। और ये फैक्ट है कि आप जो बोल रहे हो कि कोई ट्रेनिंग करना नहीं चाहता, क्यों? कि शुरू से ही वो क्या करते हैं, अभी आप देखो अपने देश में, दुनिया में भी बहुत जगह, मैं तो अपने देश की बात करूंगा, कि 10 साल का बच्चा है वो 2 घंटा टेनिस खेल रहा है, दूसरा कोई स्पोर्ट्स ही नहीं खेल रहा है, अर्ली स्पेशलाइजेशन हो जा रहा है उसका, फिटनेस कर ही नहीं रहा, दूसरे गेम नहीं खेल रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, उसका बेस ही नहीं बन रहा है। अगर आप किसी को बोलो तुम ये 4 टूर्नामेंट छोड़ दो और तो ये महीने तुमको फिटनेस करनी है पूरी, नहीं मानेंगे, क्यों? रैंकिंग चाहिए उसको, और फिटनेस के नाम में भागते हैं। ये तो फैक्ट, आप जो बोल रहे हो मैं एग्री करता हूँ आपसे। ना पता है, ना ठीक से रेस्ट करेंगे, रिकवरी करेंगे, खाना क्या खा रहे हैं पता नहीं, पता है मैं हम करेंगे नहीं, मेरा ऐसे ही हो जाएगा। और इसके लिए हम कोचेस भी जिम्मेदार हैं, ये नहीं कि सिर्फ प्लेयर की गलती है, माँ बाप की गलती, कोचेस भी, हम भी जिम्मेदार हैं कि हमें उनको वो सिस्टम में लाना है, उनको कन्विंस कराना है। हम क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं और यहाँ हैं हम, बीच के रास्ता हम नहीं देख रहे हैं, वो देखना बहुत जरूरी होता है। और सर जैसे आपने बताया कि फिजिकल, मतलब फिजिकल तो है ही, साथ में मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं भाई आप मेंटली तो जो आप खेलने उतर गए, आप खेलने जा रहे थे, वहीं से मेंटल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। इसके साथ कुछ और भी प्रैक्टिसेस हैं जो वो कर सकते हैं माइंड से? अब माइंड के कोई बोलता है मेडिटेशन कर लो, किसी के लिए क्या क्लिक करता है पता नहीं है। सबसे पहले वहां पे 100% देना है आपको जाकर, वो सबसे बड़ी लड़ाई है। अब लोग बोलते हैं इमोशनल, मेंटल में बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज थोड़ी है। आपकी थॉट चेंज कैसे करते, पॉजिटिव थॉट्स है, मोटिवेशन है, कंसंट्रेशन है, आपके इमोशनल कंट्रोल है, आप कैसे चीजों को कंट्रोल करते हो, आपके परिवार में किसी से झगड़ा हो गया, दोस्त से झगड़ा हो गया, कोच से झगड़ा हो गया, आप उसको कैसे हैंडल करते हो, वहां जाके पॉइंट की गड़बड़ हो गई, आपने गंदा खेला, पॉइंट चीटिंग हो गई, जो भी हुआ, तो वो शुरू से स्टार्ट होना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोला, टॉप लेवल पे जाने के बाद सारा मेंटल हो जाता है, क्योंकि टेनिस ऐसा स्पोर्ट्स है जहां पर आप और आपका अपोनेंट सेम लाउंज या ड्रेसिंग रूम शेयर करा, तो आपकी तो लड़ाई वहीं से मेंटल स्टार्ट हो जाती है। सारी हार जीत ये चेंज के अंदर है। ऑफ कोर्स आपको क्वालिटी होनी, जब मेरे को बोल दोगे आप उसको हरा दोगे, मैं थोड़ी हरा दूंगा, मैं तो उस लायक ही नहीं। पर ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते, बहुत ज्यादा टेनिस खेलते हैं, अवॉइड करते हैं, अरे नहीं बॉल मार लो ज्यादा हो जाएगा। आप बॉल मार के 14, 15, 14, 13, 14 में ज्यादा खेले होगे, आप जीतोगे, बड़े होके मुश्किल आनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जैसा आपने बात करी, मतलब फिटनेस को लेके, साथ में जो स्ट्रेचिंग वगैरह है वो भी बहुत बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, और बच्चे नहीं करते हैं जिससे वो इंजर्ड होते हैं। बिल्कुल, और इंजरीज इतनी लंबी लंबी खिंच जाती हैं कि उनका करियर खराब हो जाता है। देखो ओवर ट्रेनिंग हो जाती है, ओवर टेनिस होती है, जैसे मैं बोला रेस्ट रिकवरी नहीं होती, और उसके पार्ट जैसे आपने बोला वार्म अप, कूल डाउन, वो ठीक से नहीं करते। चलो भाई शॉर्टकट करके निकल जाओ, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरे को। हर आदमी सोचता है मेरा ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे कल्चर में नहीं है, हमारे सिस्टम में नहीं है। मैं क्या बोला, बच्चा सिर्फ दोषी नहीं, हम भी दोषी है उसके लिए। हम भी उसको एनकरेज नहीं करते कि भैया तुमको ये करना ही पड़ेगा तब तुम आगे जाओगे। आप जैसे 10 मिनट में वार्म अप करते हो, लेकिन आप प्रॉपर कोई 20 मिनट लगाता है। जैसे प्लेयर को भी वो आता है कि भाई इसे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे प्लेयर के करण के साथ हुआ है, वो एक टूर्नामेंट में नहीं था, पूरा वार्म अप नहीं करा, सब उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी देर लगा रहा है वार्म अप करने में तुम। उसने बंद कर दिया, दूसरे नहीं करे, मैं क्यों करूं? तो लोगों को वो सीखना है कि मुझे क्या जरूरत है। इंडिविजुअल स्पोर्ट है, आपकी जरूरत अलग है, मेरी जरूरत अलग है, तो उसका आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। सही बात है। और फिटनेस तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, छोटे से ही। अनस्ट्रक्चर्ड वे में बच्चे नहीं खेलते, सब कुछ क्लोज एनवायरनमेंट है, एसी में है, फिर अचानक में खेलने उतर जा रहे हैं, हर समय इंस्ट्रक्शन में जी रहे हैं, तो वो आपका बेस नहीं बन रहा। आपके 7 साल में उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाती है बच्चे की।
आज का स्क्रीन टाइम भी बच्चों का बहुत बढ़ वो गया तो सबको खत्म कर दिया, इंडल्ज वो सबको बच्चे क्या सबको इसमें खत्म हो जा रहे हैं, दूसरी चीजों में पड़े हैं, जो जरूरत है उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और फिर क्या होता है फिटनेस ट्रेनिंग में, और एक चीज होती है कि आप अब मान लो आशा एक एलीट एथलीट है, वो जो ट्रेनिंग कर रही है, एक 12 साल के बच्चे को मैं कैसे करा दूंगा उस ट्रेनिंग को, अच्छा वो कर रही है तो मुझे भी ये करना है, वो नहीं होना है। उसके लिए आपको टेलर मेड प्रोग्राम होना पड़ेगा। और छोटे में जितनी एक्टिविटी करता जाएगा उसका बेस अपने आप बनता चला जाएगा, कूद रहा है, छिप रहा है, सीढ़ियों चढ़ रहा है, पेड़ों पे चढ़ रहा है, अपने आप डेवलपमेंट आ जाएगा उसका। और बड़े होने के बाद उसके सिस्टम में नहीं, वो करेगा नहीं। और फर्स्ट बोलते हैं ना, आपको एथलीट बनना है, फिर आप स्पेशलाइजेशन में जाओ। देखो आप जब बच्चे लोग वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, वो शुरू से स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तुम्हारा बेस तो बना ही नहीं। टेनिस स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है, डेफिनेटली करनी है आपको, लेकिन उसके पहले आपको एथलीट बनना है, तब आप स्पेशलाइजेशन, टेनिस खेलोगे या बैडमिंटन खेलोगे, खो खो खेलोगे, कबड्डी खेलोगे, हॉकी खेलोगे। सही बात। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये बहुत रीजन है कि हमारे बच्चे आगे जाने में समय लग रहा है। अब कुछ फर्क है, बट अगर आप बोलोगे अच्छा है, वो नहीं है, वो एनवायरनमेंट अभी भी तैयार नहीं हुआ है। हम लोग सबको मिलके करेंगे तभी आएगा वो। पेरेंट्स भी कन्विंस होंगे, बच्चा कन्विंस होगा, कोच कन्विंस होगा। तो सर हमें बहुत अच्छा लगा हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत ही मजा आया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे यूथ है और जो अभी टेनिस में बच्चे खेल रहे हैं, प्लेयर बनने की राह पर हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हमें बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच सर। हमें भी अच्छा लगा, धन्यवाद।